गुड इवनिंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज उपस्थित हूँ आपके सामने कंप्लीट लुसेंट का जीके लेकर। और इतिहास में हम लोग देखेंगे आज फिफ्थ क्लास। और आज हम लोग देखने वाले हैं कई सारे क्लास, और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे गुप्त वंश, पुष्यभूति वंश और साथ में दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य और राजपूत वंशों के उदय के बारे में। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो कंप्लीट लुसेंट जीके का प्राप्त होते रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास बिना देरी किए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा गुप्त साम्राज्य। सबसे पहले देखते हैं गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ और इसके संस्थापकों के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी से हुआ था। और गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। और हम लोगों ने अभी तक इतिहास में देखा ही है, सेनापति या उनके सामंत और या मंत्री वही लोग आगे जाके उनका विस्तार करते हैं अगले अंश का। तो हम लोग इसका देखते हैं। तो इसका 240 ईस्वी के आसपास श्रीगुप्त ने गुप्त वंश का स्थापना किया था। और इसके उत्तराधिकारी हुआ था घटोत्कच, जो 280 से 320 ईसा पूर्व तक ये यहाँ के शासक रहे। और घटोत्कच भी बहुत शक्तिशाली शासक थे और इन्होंने भी 40 वर्ष, श्रीगुप्त ने भी 40 वर्ष तक शासन किया। और फिर प्रथम महान सम्राट हुए चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका जो राजगद्दी पर बैठा 320 ईस्वी में। और इसका विवाह हुआ था लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से, इनका विवाह हुआ था। और इन्होंने हम लोग देखे तो ये सबसे प्रमुख अभी तक के महान सम्राट हुए। और इन्होंने उपाधि धारण की महाराजा धीराज की। और इन्होंने फिर गुप्त संवत प्रारंभ किया 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत का शुरुआत किया इसी के शासनकाल में। और फिर इनके बाद हुआ समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को जानते हैं भारत का बोला जाता है, नेपोलियन के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये माना जाता है कि समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। और इन्होंने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों पर विजय प्राप्त किया। और ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा। और इन्होंने उपाधि धारण की अश्वमेधकर्ता, विक्रमक, परम भागवत और कविराज की इन्होंने उपाधि धारण की। और ये साथ में वैष्णव संप्रदाय के थे, मानते थे, विष्णु के ये उपासक थे। ये साथ में संगीत प्रेमी था। और क्यों, और इससे पता चलता है कि इसके सिक्के में क्या है, वीणा वादन का चित्रण है कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसके दरबारी कवि की बात करें तो हरिसेन है। और इलाहाबाद प्रशस्ति लेख या प्रयाग प्रशस्ति जिसमें लिखा है। और ये परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। और साथ में इसके अभिलेखों की बात करें तो इनके अभिलेख जो है गया और नालंदा से भी मिले हैं। ताम्र अभिलेख में इन चीजों का भी उल्लेख है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये समुद्रगुप्त बहुत ही प्रतापी शासक हुआ गुप्त वंश के बाद। इसके बाद हमारा अगला आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। और इन्होंने उपाधि धारण किया था विक्रमादित्य। और हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था विक्रमादित्य जो उपाधि धारण करने वालों में सबसे प्रसिद्ध या प्रतापी कौन हुआ, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और इन्होंने विद्या का केंद्र पाटलिपुत्र और उज्जैनी को बनाया। और इनके दरबार में 9 विद्वान, जिसे नवरत्न मंडली बोला जाता था, जिसमें प्रमुख रूप से कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घड़परकर, बराह मिहिर और वररुचि, ये 9 इसके प्रमुख विद्वान थे, जो नवरत्न के नाम से जाना जाता था। और इसके साथ में हम लोग देखें तो संधि विग्रह इसके सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी के थे। इन्होंने व्याकरण और न्याय मीमांसा के और कवि का इन्होंने वर्णन किया है, मतलब लेख किया है इस समय के। तो यहाँ पर हमको कुछ चीजों के बारे में और तो नहीं, लेकिन बस इनका सार यहाँ पर दिया हुआ है, इतने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। फिर इनका उत्तराधिकारी हुआ कुमार गुप्त प्रथम। तो ये कुमार गुप्त प्रथम का इनका शासनकाल देखिए 380 से कहां तक रहा, 415। और सबसे पहले शुरुआत कितना हुआ था, 340 से। तो 340 से यहाँ तक हुआ। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कुमार गुप्त का शासनकाल 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक इनका
शासन रहा। इनके अन्य नामों में देखें तो कुमार गुप्त प्रथम को अन्य नाम गोविंद गुप्त के नाम से जाना जाता था, और इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि है किस नाम से, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इनका श्रेय दिया जाता है। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ स्कंद गुप्त, और स्कंद गुप्त के बारे में फिर हम लोग जानते हैं। स्कंद गुप्त ने क्या किया था, जो सुदर्शन झील है जो कहाँ पर है, गिरनार राजस्थान में है, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में, वहां पर क्या किया, इसका पुनरुद्धार करवाया। और कर्णदत्त को सौराष्ट्र का इन्होंने क्या किया था, गवर्नर नियुक्त किया था। और स्कंद गुप्त को इसलिए जाना जाता है, आपके पेपर में सवाल आ जाता है कि हूणों का आक्रमण किसके काल में हुआ था, तो हूणों का आक्रमण हुआ था स्कंद गुप्त के काल में। और यहाँ पर फिर हम लोग आगे देखते हैं कि गुप्त वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ था विष्णुगुप्त। तो ये खासकर कुछ प्रमुख बातें हैं, इनको स्कंद गुप्त के बारे में ध्यान रखना है। इसमें और हम लोग देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, गुप्त वंश का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो प्रदेश की सबसे बड़ी इकाई होता था वो देश होता था, और वहां के शासक को क्या बोला जाता था, गोपना बोला जाता था। और फिर प्रांत होता था, और प्रांत के शासक को उपरीक बोला जाता था। फिर जिला होता था, और उसके प्रमुख को विषयपति बोला जाता था। तो ये चीज तीन चीजें हैं, देश होता था, देश के शासक को गोपना, और जो प्रांत होता था या राज्य होता था उसके अंतर्गत उसको उपरी, और जो जिला सा होता था उसके प्रमुख को विषयपति के नाम से जाना जाता था। तो ये है। और पुलिस विभाग में जो साधारण कर्मचारी है उनको चाट बोला जाता था, चाटों के प्रमुख को दंडपाशिक बोला जाता था। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्तकालीन जो प्रशासन व्यवस्था है उसमें दंडपाशिक क्या था, तो दंडपाशिक को जानना है। ये पुलिस विभाग का प्रमुख होता था, जबकि चाट क्या होते थे, साधारण कर्मचारी, जैसे आज की डेट में कांस्टेबल होते हैं। जिले के प्रमुख को क्या बोला जाता था, विषयपति, और प्रांत के ये को उपरी, और जो राजा है उसको गोपना बोला जाता था। साथ में जो ग्राम है, ग्राम सभा द्वारा संचालन होता था, और मुखिया को क्या बोला जाता था, ग्रामीण, जबकि अन्य सदस्यों को क्या बोला जाता था, महत्ता। तो ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई क्या होता था, पेट, पेट बोला जाता था। जो सबसे छोटी इकाई होता था उसको, मतलब ग्राम की सबसे छोटी इकाई, मतलब जैसे हम लोग उधर देखे थे तो जन बोलते थे, जन, या कुल बोला जाता था, फिर ग्राम बोला जाता था, ऐसे करके। तो वैसी है इसमें। और भूमि कर था कुल उत्पादन का 1/6 से 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। ये चीज है, मतलब भूमि का उत्पादन जितना हो उसका 1/4 हिस्सा या 6 हिस्सा अब वो लोग निर्धारित करते थे, उतना हुआ करता था। और इसमें साथ में और हम लोग देखें तो राज्य का इसमें आय का एक स्रोत था, क्या, बलात्श्रम, मतलब जिसमें ये दिया जाता था कि जनता द्वारा काम करवा लिया जाता था। इसमें जो भी काम या सामूहिक रूप से बड़ा काम होता था तो इससे राज्य का आय का स्रोत भी माना जाता था इसको, मतलब काम हो जाता था। और इसके बाद आगे हम लोग देखें तो गुप्त काल में भूमि और सिंचाई की कैसे व्यवस्था था। तो इसमें क्या हो जाता था, कृषि योग्य जो भूमि होता था उसको क्षेत्र बोलते थे, और जो वास करने योग्य, ये वास है ना, वारा ऐसे लिखेगा, वास करने युक्त क्षेत्र को क्या बोलते थे, वास्तु। जबकि पशुओं के लिए जो उपयोग होता था, जहां उनको चराने जाते थे उसको चारागाह बोलते थे। और जो जोतने योग्य नहीं होता था उसको, जैसे हम लोग बंजर बोलते हैं, तो उनको क्या नाम दिया जाता था, सील। और जो जंगली भूमि है उसको अप्रहत बोला जाता था। सिंचाई के लिए प्रायः क्या किया जाता था, रहट का प्रयोग किया जाता था, या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। रहट होता है जैसे हम लोग पढ़ते हैं, पानी उसमें निकलता है, गाय बैल को बांध के। और श्रेणी के जो प्रधान है उसको क्या बोला जाता था, ज्येष्ठक बोला जाता था। और इसमें महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र सबसे मेन कौन था, उज्जैनी। उस समय उज्जैनी नाम से जाना जाता था, इसको उज्जैन से। यदि हम मुद्रा और सिक्कों की बात किया जाए तो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं इसी समय प्रचलित किया गया। इसमें एक सवाल पूछा था, सबसे शुद्ध जो है वो किसका सिक्का था, तो सबसे शुद्ध सिक्का किसका था, कुषाणों का। और सर्वाधिक सिक्के, स्वर्ण सिक्के किसके थे, तो गुप्तों का। और ये क्या बोलते थे, इनको दिनार नाम दिया जाता था। चांदी के भी सिक्के थे, और स्थानीय लेन देन इसी से हुआ करता था, चांदी के सिक्कों से। और चांदी के सिक्कों का नाम क्या हुआ था, चांदी का नाम रुपया का था, मतलब एक हिसाब से रुपया था, और इसका क्या था, दिनार था। तो ये स्वर्ण के सबसे ज्यादा सिक्के चलाए, लेकिन सबसे शुद्ध सिक्के के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो किनका था, कुषाणों का था। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। धर्म और देवताओं की बात करें तो ये गुप्त जो सम्राट है वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, मतलब विष्णु के उपासक थे। इनका राज धर्म भी क्या था,
वैष्णव धर्म था। राज्य चिन्ह क्या है? विष्णु का वाहन गरुड़ इनका राज चिन्ह हुआ करता था। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर इनके समय के सबसे प्रमुख अवशेष है। तो ये प्रमुख चीज है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं मंदिर और वास्तुकला के बारे में। तो इस समय के जो मंदिर है इनके गुप्त काल के, तो क्या है? विष्णु मंदिर टिगवा जो जबलपुर मध्य प्रदेश में, शिव मंदिर कहा है? नगौदा मध्य प्रदेश में है। और साथ में कुछ मंदिर यहाँ पर है, उनको भी देखिए कि गुप्त काल से संबंधित। तो पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में, दशावतार मंदिर देवगढ़ में, उत्तर प्रदेश ललितपुर में, शिव मंदिर खोह नागौदा मध्य प्रदेश में, और लक्ष्मण मंदिर कौन सा? कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो ये प्रमुख मंदिर है। ये लक्ष्मण है ना, उच्छण लिख गया है। और गुप्तकालीन अजंता की गुफाएं हैं। इसमें कुल 29 में से वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं। जबकि हम लोग गुफा देखते हैं तो ये 16 गुफाओं के बारे में है। और इसमें कई सारे क्या है? मरणासन जो राजकुमारी है, मतलब ऐसे जो भी गुफाएं बनाए गए हैं उनका चित्र बनाया गया है, ये सब चीज को दर्शाया गया है उसमें। और गुफा नंबर 17, 16 और 17 नंबर की गुफा, इसमें चित्रशाला है, बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र है। और अन्य गुफा में बाघ गुफा धार मध्य प्रदेश में भी है ये। तो ये कई सारी चीजें, ये अजंता की गुफा है ना, 16 और 17 नंबर के मरणासन राजकुमारी का जिसमें चित्रण है, और 17 नंबर के में बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्रण है। अजंता की गुफा, इसमें बहुत सारे गुफाएं हैं, 29-30 ऐसी। एलोरा की गुफाएं हैं, उसमें भी 30-32 गुफाएं हैं। और अलग अलग गुफाएं में अलग अलग चीज है। जैसे वहां 16 नंबर गुफा में कैलाश मंदिर है, एलोरा की गुफा में है ना, और ये अजंता की गुफा है। तो ये चीजें गुफा, इनके बारे में गुफा मंदिर। अब हम देखते हैं साहित्य और विज्ञान के बारे में इनके। तो इसी समय क्या है? गुप्त युग में ही विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना किया। तो आपको से पूछा जा सकता है पंचतंत्र की रचना किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ था? तो ये गुप्त काल में हुआ था। और इसके 5 भाग है: मित्र भेद और मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणास और अपरीक्षा कारित्य। तो ये चीज है। आर्यभट्ट थे इस समय के ही, और इन्होंने लिखा आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांत और पृथ्वी की धुरी पर घूमने की खोज किया था। इन्होंने आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। बराह मिहिर के बारे में बात करें, ये वृहत संहिता, पंच सिद्धांत ये और लघु जातक कथा इन्होंने लिखा था। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा दिया था। और ये क्या थे? महान गणितज्ञ थे। हस्त्य आयुर्वेद, ये क्या था? फलकन्या और पशु चिकित्सक इन्होंने लिखा या बताया। और नवीन सकम नुस्खे सूत्र उपचार विधिया इन्होंने दिया। और ये जो है पुराणों का वर्तमान रूप गुप्त काल में ही आया है। जो हमारे 18 पुराण है आज की डेट में, और उनका जो आज के डेट में जैसे है वो किस काल में आया है? तो गुप्त काल से ही ये इस रूप में आया है, वर्तमान रूप में। और गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा देखें तो इनका शासकीय भाषा क्या था? संस्कृत था। साहित्यों के बारे में देखें तो भास के 13 नाटक, शूद्रक जो है उनके मृच्छ कटिकम, और जो विशाख दत्त है इसका देवी चंद्रगुप्तम, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम इसी समय ये लिखा गया है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन से साहित्य प्रमुख रूप से थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, और ये अभिज्ञान शाकुंतलम मुख्य रूप से क्या है? दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी पर आधारित है, कालिदास जी का। सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हम लोग देखें तो क्या है यहाँ पर? इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग बोला जाता है, क्योंकि इस समय कला, साहित्य और निर्माण के क्षेत्र में क्या था? बिल्कुल बहुत अच्छे से कार्य हुआ, और नगरों का क्रमिक फिर पतन होने लगा। और इसी समय मंदिर निर्माण का कला भी प्रारंभ हुआ, और त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी हुआ था इसी समय। और ब्राह्मणों को ग्राम दान में देने की प्रथा है उस इसी समय से प्रारंभ हुआ था। तो ये चीज इनकी प्रमुख विशेषता था। तो इनका पेपर में आ सकता है आपको 2-3 कि गुप्त वंशों के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो ऐसे छोटे छोटे कथन भी आपको दे सकते हैं, तो वहां पर आपको वो कथन सही है कि नहीं, इन चीजों को आपको याद रखना होगा। तो ये हमारा गुप्त वंश था। इसके बाद हमारा अगला जो वंश है वो है वाकाटक वंश। और वाकाटक वंश के बारे में हम लोग देखते हैं तो इसके स्थापना और प्रारंभिक शासक के बारे में। तो इसकी स्थापना हुआ था 255 ईसा पूर्व ईस्वी में, और उनका कब हुआ था? 240 में। तो देखो ये समकालीन थे, पेपर में आ जाता है आपके कि गुप्त वंशों के समकालीन कौन थे? तो गुप्त वंशों के समकालीन वाकाटक जी थे ना। उनसे केवल 10-15 साल पीछे ही इनका भी शासन चल रहा था। तो ये वास्तव में क्या थे? इसके संस्थापक हम लोग देखें तो विंध्य
शक्ति थे और ये पूर्वज माने जाए तो सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। मतलब इनके जो पूर्वज है वो सातवाहन जो वंश है उन्हीं के अधीन थे और इनका जो प्रबल जो शक्तिशाली हुआ, सबसे शक्तिशाली शासक तो प्रथम जो हुआ वो प्रवरसेन प्रथम था और ये बहुत ही ये शक्तिशाली और मशहूर शासक हुआ। और वाकाटक अकेला शासक जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की और इन्होंने 4 अश्वमेघ यज्ञ किए। ये प्रश्न आया हुआ है कि 4 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले शासक कौन थे, तो प्रवरसेन प्रथम था। इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि 2-2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे 2 शासकों ने। तो उसमें आपको बताना है कि किस शासक ने, कौन कौन शासक ने क्या किए थे कि अश्वमेघ यज्ञ किए थे। तो हम लोग 2 शासकों के बारे में पढ़े हैं अश्वमेघ करने वाला, तो उनको आपको कमेंट करके बताना है। ये मैं 4th क्लास में बताया हूं कि किसने 2-2 अश्वमेघ किए थे और प्रवरसेन प्रथम पहला हुआ जिन्होंने क्या किए 4 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। इनका हम लोग राजवंश का विभाजन देखते हैं। तो राजवंश का विभाजन फिर क्या हुआ था कि प्रवरसेन के बाद आगे की जो है जो शासन व्यवस्था है वो प्रधान शाखा और वासिम शाखा ये 2 में बट गए। प्रधान शाखा के प्रमुख शासक फिर हुए रुद्रसेन प्रथम और इसी से रुद्रसेन प्रथम से प्रभावती गुप्त का संरक्षण काल हम लोग देखें तो 390 से 410 ईस्वी तक रहा। और फिर ये प्रथम जो प्रवरसेन द्वितीय हुआ, फिर नरेंद्र सेन द्वितीय हुआ, ऐसे करके आगे और फिर पृथ्वी सेन द्वितीय ये इनके प्रमुख शासक हुए। और प्रभावती कौन था, तो प्रभावती कौन थी, तो चंद्रगुप्त की पुत्री थी और उन्हीं का विवाह किससे हुआ था, तो प्रवरसेन द्वितीय से हुआ था इनका विवाह। नहीं, इनका विवाह इसी में हुआ था जिसका नाम था रुद्रसेन तो नहीं था, तो रुद्रसेन इसका विवाह हुआ था रुद्रसेन द्वितीय। यहाँ पर देखो ये यहाँ पर इसका नाम लिखना भूल गया मैं कि रुद्रसेन प्रथम और इसके बाद हुए रुद्रसेन द्वितीय और इसका विवाह हुआ था प्रभावती गुप्त से, गुप्ता नहीं है ये, गुप्त से हुआ था जो क्या था चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री थी। और उसका जब विवाह हुआ था रुद्रसेन द्वितीय से तो उनका मृत्यु हो गया और उसके पश्चात 20 साल तक प्रभावती ने उनके सहयोग से, गुप्त वंशों के सहयोग से शासन किया था 410 ईस्वी तक। फिर इनका जो पुत्र है, कनिष्ठ पुत्र या छोटा पुत्र प्रवरसेन द्वितीय, इसका नाम भी पूछता है प्रवरसेन द्वितीय का नाम क्या था, तो इसका नाम क्या था, दूसरा नाम जो है वो दामोदर सेन था जिन्होंने प्रवरसेन द्वितीय के रूप में शासन किया 410 से 440 ईस्वी तक। फिर आगे शासक हुआ नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन द्वितीय। और फिर आगे हम लोग इनकी मुख्य विशेषता देखें तो यहाँ पर वही चीज है कि इस काल में क्या चीज हुआ था, तो मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि वाकाटकों में क्या हुआ था, तो गुप्त सम्राट जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभा गुप्त का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था और समय क्या हो गया, विवाह के समय इसकी मृत्यु हो गई जिससे इन्होंने शासन संभाला। और यह काल वाकाटक और गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा, मतलब इसके सहयोग से इन्होंने शासन किया। फिर इसका पुत्र दामोदर सेन जो प्रवरसेन द्वितीय के नाम से इसके संरक्षण के बाद गद्दी पर बैठा और ये प्रवरसेन जो पृथ्वी सेन द्वितीय है अंतिम शासक रहा। फिर राज्य वासिम शाखा के हरिसेन के हाथ में चला गया और हरिसेन फिर लास्ट शासक हुआ उनका आगे। और इसमें से हम लोग देख लेते हैं जैसे 330 ईस्वी में इसका जो संस्थापक है प्रवरसेन का जो छोटा पुत्र था सर्वसेन इन्होंने किया था। और आधुनिक वासिम वत्स गुल्म इसका राजधानी हुआ करता था दूसरी शाखा का। प्रवरसेन के बाद मटा था ये इसका छोटा पुत्र था और उसका पुत्र कौन हुआ, तो उसके 2 पुत्र हुए, मतलब जो बड़े पुत्र है वो दूसरी शाखा में थे और ये इस शाखा में, मतलब रुद्रसेन प्रथम लोग थे उस शाखा में। फिर इसके प्रमुख शासक हम लोग देखें तो सर्वसेन विंध्य शक्ति और प्रवरसेन द्वितीय भी हुआ। और साथ में सबसे शक्तिशाली और अंतिम शासक देखिए कौन रहा इसका, तो सबसे शक्तिशाली और अंतिम शासक रहा हरिसेन। और इनको हराकर इन्होंने हराया तो और जो दूसरे राजवंश के लोग हैं इन्होंने इसको समाप्त करके इस वंश को समाप्त कर दिया। सांस्कृतिक और साहित्यिक योगदान देखें तो प्रवरसेन द्वितीय ने क्या किया, मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की। सर्वसेन ने प्राकृतिक काव्य ग्रंथ हरि विजय का निर्माण करवाया। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास इसी समय हुआ और ये संभावना माना जाता है कि कालिदास ने प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में सेतुबंध संशोधन और मेघदूत इसी के काल में लिखा था। मतलब ये माना जाता है कि क्योंकि क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती थी तो चंद्रगुप्त के दरबार से कालिदास जो है ये प्रवरसेन द्वितीय के
दरबार में आए थे और यही उन्होंने मेघदूत की रचना किया था, यह ऐसा माना जाता है। धर्म हम लोग देखे तो ये ब्राह्मण धर्मावलंबी के थे, धर्मावलंबी के, और शिव और विष्णु के उपासक थे, शिव के भी और विष्णु के भी उपासक थे। हम इनके निर्माण कार्यों के बारे में देखें तो यहाँ हम लोग देखते हैं पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना मंदिर और अजंता के 16 और 17वें गुफा विहार और 19वें गुहा चैत्य का इन्होंने निर्माण करवाया था। मतलब इसी काल में हुआ था ना, वाकाटकों ने ये चीज किया था। 16वां 17वां और 19वें गुहा का चैत्य का निर्माण ये शासकों ने करवाया था, तो ये इनका प्रमुख निर्माण कार्य था। आगे हम अगला वंश देखते हैं, तो अगला वंश हमारा आता है पुष्यभूति वंश। इसमें हम लोग देखें तो पुष्यभूति वंश में इसकी स्थापना और संस्थापक, तो इसका जो स्थापना है पुष्यभूति वंश के संस्थापक हम लोग देखते हैं, तो इसका उद्भव कब हुआ था? गुप्त वंश के पश्चात हुआ था। गुप्त वंश के बाद यही लोग आए थे। तो इनके प्रमुख राजवंश मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परिवर्ती और गौड़ है। और इसका संस्थापक हम लोग देखें तो इसके नाम से ही है, जैसे नाम में ही है पुष्यभूति वंश, तो इसका संस्थापक भी कौन थे? पुष्यभूति। इन्होंने इस वंश की स्थापना किया था। और इनकी राजधानी हम लोग बोले तो राजधानी इनका क्या था? थानेश्वर, जो वर्तमान में क्या है? कुरुक्षेत्र में है। और इसमें हम लोग और शासकों के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो इनके शासक कौन हुए? तो इस वंश के जो स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला है ऐसा, तो कौन थे? प्रभाकर वर्धन और उनका परिवार। तो स्वतंत्रता का इनको जन्मदाता माना जाता है और इन्हीं को क्या है? प्रथम प्रभावशाली शासक माना जाता है। अब यही चीजें है कि गुप्त वंश के पतन के बाद या उनके जो गुप्त काल है इसमें कुछ रहे होंगे वो लोग सेनापति, मंत्री, तो इन्होंने क्या है जो पुष्यभूति ने है उसने स्थापना तो कर लिया, लेकिन जो मूल रूप से जब अगला शासक बना तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक बनाया, तो इसीलिए बोला जाता है इसको स्वतंत्रता का जन्मदाता। और ये लोग क्या उपाधि धारण करते थे? तो परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे। यह धारण किया किन्होंने? प्रभाकर वर्धन ने। इसकी पत्नी की नाम देखें तो यशोमती पत्नी का नाम था। और संतान देखें हम तो संतान कौन थे? राज्य वर्धन और हर्षवर्धन। कन्या हम लोग देखें तो राज्य श्री, और इनका विवाह क्या हुआ? कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ इनका विवाह किए थे। राज्यवर्धन का शासन देखें, उसके बाद हम लोग देखें तो पहला कौन सा हुआ? प्रभाकर वर्धन, फिर उसका पुत्र किनका शासन काल आया? राज्यवर्धन का। और ये देवगुप्त जो है मालवा ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को क्या बना लिया? बंदी बना लिया। तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मारा और शशांक ने धोखा देकर हत्या कर दिया उसका। और शशांक शैव धर्म अवलंबी था और बोधि वृक्ष को इन्होंने ही कटवाया था। तो आपको यहाँ पर एक चीज प्रश्न बनता है कि ये पूछा जाता है प्राय कि बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया? तो बोधि वृक्ष मतलब जिस वृक्ष के नीचे जो गौतम बुद्ध जी है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उस वृक्ष को किसने कटवाया? तो किसने कटवाया था? शशांक ने। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन थे? एक गौड़ शासक थे, है ना? गौड़ शासक था, इन्होंने उसको कटवा दिया था। देवगुप्त के ही ये मित्र था ना, मतलब इसके मित्र था देवगुप्त का। तो ये चीज हमको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसमें आपको कुछ धोखा देकर थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर दो ना, राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया और शशांक ने धोखा देकर इसकी हत्या कर दी, तो इसकी हत्या कर दिया था ना राज्यवर्धन का मतलब। और देवगुप्त किसका ये था? देवगुप्त और ये दोस्त थे, शशांक मान के चलिए। और राज्यवर्धन ने जब देवगुप्त को मारा तो शशांक ने, जो गौड़ राजा इसके मित्र थे, इन्होंने धोखे से राज्यवर्धन का वध कर दिया और इन्होंने ही ये इसको कटवा दिया था। और ये किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानते थे। और इसके बाद शुरू होता है हर्षवर्धन का समय 606 ईस्वी में। तो यहाँ से हर्षवर्धन, उसका बड़ा भाई राज्यवर्धन, उसको मार दिया शशांक ने। तो यहाँ खास आपको ध्यान रखना है कि बोधि गया वृक्ष को किसने कटवाया था? तो शशांक ने। ये चीज बिल्कुल आपको याद रहे ही। आगे हम लोग देखते हैं इसका अन्य नाम क्या था? तो शीला आदित्य था। इन्होंने क्या धारण किया था? परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण किया था। और इन्होंने अपने बड़े भाई को जो हराया था तो उसका इन्होंने शशांक को फिर पराजित किया और कन्नौज राजधानी बनाई अपना। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हर्ष, और यहीं पर क्या है? हर्षवर्धन और जिसका युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय का नर्मदा नदी में। और इसमें क्या हो जाता है? हर्ष का पराजय हो जाता है। पुलकेशिन द्वितीय जानते हैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ था। और इसी के समय में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय
में शिक्षा ग्रहण किया और बौद्ध ग्रंथों का संग्रहण किया था। ये विभिन्न जगहों का यात्रा भी किया था। और 641 ईस्वी में हर्ष ने चीन को राजदूत भेजे और 643 और 645 में चीन से दूत भी आए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। हेनसांग लगभग 630 से 30 लगभग 14 वर्षों के आसपास तक वो भारत में निवास किए थे। कश्मीर से बुद्ध के दंत अवशेष भी प्राप्त किए थे किन्होंने, हेनसांग ने। तो ये चीज या प्राप्त हुआ था ऐसे करके, उन्होंने नहीं, हेनसांग ने नहीं, मतलब यहाँ से प्राप्त हुआ था किसी ने भी। और धर्म और संस्कृति की बात करें इस समय का, तो इनके पूर्वज जो है इनके भक्त थे शिव और सूर्य के। हेनसांग के प्रभाव से क्या है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा को इन्होंने क्या दिया, राज्य आश्रय दिया था। नालंदा महाविहार जो प्रमुख शिक्षा का केंद्र बनाया गया और प्रयाग में महामोक्ष परिषद 5 वर्ष पर समारोह का आयोजन किया गया। इनके दरबारी कवियों की बात करें तो इनका अभी हम लोग देख रहे हैं हर्षवर्धन का ना, हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, बाण भट्ट, जिन्होंने क्या किया, हर्षचरित और कादम्बरी का साहित्य की रचना किया। आपको ध्यान रखना है, हर्षचरित मतलब हर्षवर्धन का उसमें वर्णन है। और ये किस वंश के थे, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, इस वंश का नाम है हर्षवर्धन, राज्यवर्धन। ये बहुत शक्तिशाली शासक थे। और आगे हम लोग देखते हैं संस्कृत नाटक प्रियदर्शी का रत्नावली नागानंद इसी समय लिखा गया। और साथ में हर्ष जो है, हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट हुआ, न कट्टर हिंदू था और न पूरे देश का शासक था, ऐसा भी इसके बारे में लिखा गया है। यदि हम प्रशासन के बारे में देखें, प्रशासन कैसा था, तो ये क्या है, अधीनस्थ शासक थे। अधीनस्थ शासक इनके क्या है, महाराज या महासामंत कहलाते थे। इनके मंत्री परिषद में मंत्रियों को क्या नाम दिया जाता था, अमात्य या सचिव। प्रांत को क्या बोला जाता था, भुक्ति, जबकि शासक को राजस्थानी, ऊपरी या राष्ट्रीय बोला जाता था। भुक्ति को जिलों में विभक्त किया गया था, जिला को विषय में, और विषय के जो प्रधान होते थे उनको क्या नाम दिया जाता था, विषय पति। हम पहले ही देख चुके थे विषय पति जिला के प्रधान को ऐसे बोला जाता था। जिलों के तहत पाठक मतलब क्या होते थे, जिलों के तहत पाठक होते थे, जो आधुनिक में तहसील जैसे होता है, जिला के अंदर तहसील विकास खंड होता है वैसे ही। और सबसे छोटी इकाई क्या होता था, ग्राम होता था। और इसके प्रधान को क्या बोला जाता था, ग्रामच्छक पटलिक बोला जाता था। सेनापति को सिंहनाद, अश्व सेना प्रमुख को कुंतल और गज सेना प्रमुख को स्कंद गुप्त बोला जाता था इस वंश में। पुलिस को देखिए वही है कि जाट ही बोला जाता था, और इसके अधिकारी को दंड पासिक। तो दंड पासिक या दांडिक आपको ध्यान रखना है, पुलिस विभाग का अधिकारी। और साधारण जो पुलिस कांस्टेबल था वो भाट या चाट कहलाते थे। अश्व सेना के अधिकारी को विहिद्रेश्वर बोला जाता था। पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत बोला जाता था या महाबलाधिकृत बोला जाता था। और सिंचाई किससे किया जाता था, तो जल पंप से या तुला यंत्र से। तो ये प्रमुख चीजें हैं कि विहिद्रेश्वर कौन सा है, तो अश्व सेना का अधिकारी है। और बलाधिकृत तो ये पैदल सेना का अधिकारी हुआ करता था। इस समय हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो मथुरा जो है वो सूती वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो ये प्रमुख चीजें हैं। इसमें और कुछ चीज हम लोग देखें तो हर्ष जो चरित है, इसमें प्रांतीय शासक के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है, लोकपाल के लिए। पुष्यभूति वंश में हम लोग देखते हैं विशाल साम्राज्य था और प्रशासनिक दक्षता के लिए प्रसिद्ध था। और हर्षवर्धन अपनी शक्ति पराक्रम के लिए भी जाना जाता है, लेकिन उसको पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय जानते हैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और योग्य व्यक्ति था, ऐसा माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इसी में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दोस्तों ये लुसेंट का बुक मैं करा रहा हूं, बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें हम लोग बिल्कुल जितना जो चीज दिया है मैं उसी को लुसेंट के बुक को ही कंप्लीट करा रहा हूं। इसमें मैं अपने तरफ से कोई भी कंटेंट एक्स्ट्रा या बाहर से नहीं रखा हूं। जो बुक है उसको केवल मैंने क्या किया है, पॉइंट आउट करके पॉइंट हिसाब से कर दिया है। तो वही चीज हम कर रहे हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आएगा या आ रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि ऐसे ही और इससे बेहतर से बेहतर वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। और आप इसको बुक को पढ़ने के बजाय ये वीडियो यदि आप सुनते हैं, इसका पीडीएफ देखते हैं, तो आपको बिल्कुल वो पार्ट फॉर्म में मिल जाएगा। क्योंकि लुसेंट बुक देखेंगे तो लुसेंट का बुक तो बेहतरीन है, लेकिन इसको पढ़ने में लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि टेस्ट फॉर्म में है और बहुत डिटेल से है। तो ये केवल टेस्ट में
दे दिया गया है। मतलब इसको सुन के वीडियो में मैं जो बोल रहा हूँ वो टेस्ट है, समझ जाइए, और ये जो नोट्स है ये बना है पीडीएफ, वो नोट्स में है, बस इतना अंतर है, बाकी पुस्तक सेम टू सेम है। तो चलिए हम इसको दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को आगे करते हैं। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहां से आप उसको ले सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और हर वीडियो और पीडीएफ बिल्कुल क्रमवार वहां से आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पल्लव वंश के बारे में। तो ये पल्लव वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो बहुत लंबा रहा इनका, 575 से 980 ईसा पूर्व ईस्वी तक, मतलब लगभग 4 साल के आसपास, 4 साल ही मान के चलो। इसके संस्थापक हम लोग देखें तो सिंह विष्णु रहा और इनकी राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु, मतलब ये दक्षिण भारत के ही है। तो आपको प्रश्न आता है पेपर में कि पल्लवों की राजधानी क्या थी। इनका धर्म के बाद में देखें तो ये वैष्णव संप्रदाय के थे। बाद में महेंद्र वर्मन ने क्या किए, 100 बन गए। तो वही है कि विष्णु को मान रहे थे, फिर शंकर जी को मानने लगे। और इनका महत्वपूर्ण निर्माण देखें तो मामल्लपुरम में आदि बराह मंदिर और गणेश मंदिर है। इनके शासकों में देखें तो प्रमुख शासक और इनकी विशेषताओं के बारे में, तो इनका जो प्रमुख शासक है वो महेंद्र वर्मन प्रथम, जो 600 से 630 ईस्वी तक ये, और शुरू में ये जैन था, बाद में क्या हो गई ये शैव। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से पल्लव शासक प्रारंभ में जैन थे और बाद में शैव अपनाए। तो ये चीज आगे पीछे जैसे भी तो आपको ध्यान रखना है, महेंद्र वर्मन प्रथम। फिर आते हैं हम नरेंद्र वर्मन प्रथम, ये 630 से 668 तक ये वातापी कोड और महामल उपाधि धारण किया और महाबलीपुरम के रथ मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था। मतलब 7 मंदिरों का 7 रथ बोला है, तो 7 रथों का इन्होंने निर्माण किया, ऐसा माना जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं तो दूसरा शासन परमेश्वर वर्मन हुआ, जो 670 से 700 ईस्वी तक ये हुआ, और ये विद्या प्रेमी था। गणेश मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। और नरसिंह वर्मन द्वितीय देखें तो इन्होंने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था और शोर मंदिर का महाबलीपुरम में। नंदी वर्मन द्वितीय का शासन देखें तो 730 से 800 ईस्वी तक था। इन्होंने मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया। नंदी वर्मन तृतीय ने शैव कवि संत पेरुदेव नार्स के ये समकालीन थे। और इनके अंतिम शासक के बारे में हम लोग देखें पल्लव वंश का, तो कंप वर्मा था, जो 948 से 980 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ये पल्लव वंश थे। आगे हम लोग देखते हैं तो दक्षिण भारत में पहले कौन हुए, तो ये लोग हुए। और उनके बाद हम लोग देखते हैं तो चोल हुए, मतलब 6वीं से लेकर 9वीं शताब्दी तक ना, 980 तक कौन रहे, पल्लव। फिर पल्लव के बाद क्या हुए, चोल। तो इनका क्रम हिसाब से जमाने को आ जाएगा कि पल्लव दे दिए, चोल दे दिए, चालुक्य दे दिए। इनके शासन काल के बढ़ते क्रम में या उनके शासन के वर्ष के हिसाब से आपको जमाना होगा। तो ये भी चीजें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैसे ये लोग शासन किए। तो सबसे पहले पल्लव, फिर चोल, फिर चालुक्य। इसका हम लोग देखें तो इसका जो संस्थापक है विजयालय चोल ने 850 से 887, मतलब उनके शासन काल में ही। और इनके राजधानी के देखें तो तंजौर, उनका क्या था, महाबलीपुरम। और इनके प्रमुख शासक देखें तो आदित्य प्रथम, पल्लवों पर इन्होंने विजय प्राप्त किया और कोदंड राम की इन्होंने उपाधि धारण की। परांतक तो तक्कोलम युद्ध में राष्ट्रकूट जो है कृष्ण तृतीय को इन्होंने पराजित किया। राजराज प्रथम, इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया और राजराजेश्वर मंदिर का इन्होंने निर्माण किया। राजेंद्र प्रथम, ये मशहूर है ना। तो यहाँ पर आपको चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इन्हीं के शासन काल में हुआ, राजेंद्र प्रथम के शासन काल में। और ये क्या है, बंगाल के पाल शासक महिपाल पर भी इन्होंने विजय प्राप्त किया था। इस काल में हम लोग देखें चोलों के काल में भूमि और प्रशासन कैसा था, तो यहाँ पर किसान, ये ब्राह्मण देव या शाला भोग विद्यालय, देवदान आदि ये चीज किया गया। और उच्च पदाधिकारी को पेरुंदरम, निम्न पदाधिकारी को सेरुंदरन, और कुछ जो है उनको दूसरा उड़न कुटम बोला गया। 6 मंडलों में इनका विभक्त था। जैसे मंडल थे कुट्टम, नाडु, कुर्रम, क्योंकि इनके शब्द से ही हमको पता चल रहा है कि ये साउथ इंडिया का शब्द थोड़ा अलग प्रकार का होता है। और ग्राम या नगर को क्या बोला जाता था, नगर, तार, सभा को महासभा और सदस्य को
पेरू मक्कत बोला जाता था। भूमि कर देखे तो 1/3 यहाँ पर हो गया। गुप्तों में कब कितना था? 1/4 से 6। और साथ में कार्य समिति के वेतन भोगी कर्मचारी भी हुआ करते थे, मतलब जो आज की डेट में नौकरी वाले हैं ना, वो चीज। आगे हम लोग देखते हैं इस समय कवि, तो ये कवि थे तमिल और कन्नड़ साहित्य के। वास्तुकला में राज सिद्धेश्वर, नटराज प्रतिमा और चोल की कांस्य प्रतिमाएं। और प्रमुख बंदरगाह देखे तो कावेरी पट्टनम था। और अंतिम जो राजा है वो कौन था? राजेंद्र तृतीय। तो आपको पेपर में भी कुछ इसमें से राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, तृतीय सब रहा, तो उनके शासकों के बारे में दिया जा सकता है। और साथ में उसको कूट के प्रश्न में जानते हैं, उनको आपस में मिलाने को भी। तो ये जो जितने शासक हम लोगों ने देखा यहाँ, कि यहाँ पर जैसे आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सबको थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो थोड़ा याद रहे। अगला हमारा तीसरा है चालुक्य वंश। तो इसका कल्याणी चालुक्य, इसके संस्थापक तिलक द्वितीय थे और इसकी राजधानी कौन था? कल्याणी। और चालुक्य वंश का एक और था वातापी या बदामी। तो इसके शासक कौन थे? संस्थापक जय सिंह। और इसका कौन था? वातापी, जो बीजापुर है। बीजापुर मतलब कर्नाटक, ये दक्षिण भारत में है, तो कर्नाटक का बीजापुर, गोलकुंडा, ये वाला क्षेत्र। तो आपको यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। तो ये यही थे चालुक्य वंश के शासक थे और सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं पुलकेशिन द्वितीय। तो आपसे केवल चालुक्य वंश का पूछा जाए तो केवल चालुक्य वंश का पूछा जाए तब आप नाम देना। उसकी राजधानी वातापी था और इसके संस्थापक कौन थे? जय सिंह। इसके शासकों में पुलकेशिन द्वितीय, प्रथम, द्वितीय और कीर्तिवर्मन, ये सब थे। और इनमें पुलकेशिन प्रथम ने क्या किया था? स्वतंत्रता की घोषणा। और इन्होंने भी देखो अश्वमेध यज्ञ किया था। और ये पुलकेशिन द्वितीय हम लोग देख चुके हैं कि हर्षवर्धन पर, जो पुष्यवती वंश के थे या वर्धन वंश था, हर्षवर्धन को इन्होंने हराया था और दक्षिणापयेश्वर की उपाधि धारण की थी। और इन्होंने ईरान और चीन से दूतों का आदान प्रदान भी किया था। इनका प्रमुख निर्माण हम लोग देखे थे जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर और अजंता गुहा चित्र है। वेंगी चालुक्य, मतलब 3 चालुक्य थे ना, ये विष्णुवर्धन था और इनकी राजधानी वेंगी था, मतलब वातापी, वेंगी और एक और सबसे शुरू कल्याणी। तो ये 3 इसके वंश थे। ये तीनों वंश को आपको ध्यान रखना है। और इसके सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य द्वितीय और जो सेनापति है वो पंड रंग रहा। अगला हम लोग देखते हैं चौथा जो है वो राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश जाना जाता है तो सबसे मुख्य राजा इसमें दंती दुर्ग शासक हुए और इसकी राजधानी हम लोग मानखेर या मानखेर, ये होता है मणिकर या मान्य खेत ऐसे करके। और इसके प्रमुख शासक कृष्णदेव प्रथम, ध्रुव, गोविंद द्वितीय, तृतीय, अमोघ वर्ष, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, मतलब कृष्ण प्रथम बीच में द्वितीय ही भी रहा होगा। अब इंद्र तृतीय है तो प्रथम द्वितीय भी रहा होगा, लेकिन ये प्रमुख शक्तिशाली जो प्रमुख शासक है उनका यहाँ पर जिक्र है। तो इनका महत्वपूर्ण निर्माण हम लोग देखें तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किन्होंने कराया था? तो कृष्ण प्रथम। और ये कौन थे? और राष्ट्रकूट वंश के ये शासक। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर कई बार आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा कि जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, जिनका चित्र हम लोग देखते हैं हमारे पैसे में, जो भी 20 रुपए है, 50 रुपए है, उसमें इसी मंदिर का फोटो रहता है। तो इसका निर्माण किसने किया था? कृष्ण प्रथम ने। और ये कौन से शासक थे? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, ये ध्यान रखना है हमको। और इसी समय आदि पुराण, त्रिषष्ठी लक्षणा महापुराण, कवि राजमार्ग अमोघ वर्ष द्वारा लिखा गया। और एलोरा में कितने गुफाएं हैं? 34 गुफाएं, जिसमें से 1 से लेकर 12 तक बौद्ध गुफा है, 13 से लेकर 29 तक हिंदुओं की गुफा है और 30 से लेकर जो 34 तक है ये जैनों की गुफा है। तो इसका निर्माण इन्होंने करवाया था राष्ट्रकूटों ने। तो ये हमको थोड़ा सा याद रखना। 13 से जो 29 है, इसी में 16 नंबर का जो है कैलाश मंदिर है या कैलाश गुफा है। और ये लोग धर्म के रूप में देखें तो कौन कौन से धर्म को मानते थे? तो यहाँ पर ये शैव भी थे, वैष्णव भी थे और जैन भी थे। इसके अंतिम शासक कौन रहे? कृष्ण तृतीय। जो एलोरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये प्रमुख का है। कल्याणी चालुक्य तैलभ ने राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर वंश की नींव डाली थी। मतलब जो कल्याणी चालुक्य है, तैलभ द्वितीय ने इस वंश की नींव डाली थी, ये बोल रहा है। मतलब आपको इसी को ध्यान रखना है, इस वंश का जो है संस्थापक तैलभ
द्वितीय ने। इसके बाद यादव वंश आता है, तो हम यादव वंश को देख लेते हैं। तो ये भिल्लम पंचम, और इनकी राजधानी क्या थी? देवगिरी। प्रतापी राजा कौन से? सिंहगढ़। ये संगीत शास्त्री, ये संगीत रत्नाकर ग्रंथ है इनका, और ये सारंग देव है। अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे? रामचंद्र है, जिन्होंने अलाउद्दीन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इधर उतना शासक नहीं हुए। होयसल वंश हम लोग देखते हैं, तो इसमें संस्थापक इसके विष्णुवर्धन थे, और इसके द्वार समुद्र थे राजधानी। महत्वपूर्ण निर्माण देखें तो चिन्ना केशव मंदिर है। और अंतिम शासक ये है वीर बल्लाल तृतीय, जिसको मलिक काफूर ने परास्त किया। और इधर वंश जो है वो छोटे छोटे वंश हैं। कदम वंश, इसके संस्थापक मयूर शर्मा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और गंग वंश, इसमें थोड़ा सा, इसमें भी उतना ज्यादा कुछ नहीं है। यज्ञहस्त पंचम ने किया। प्रथम शासन कुंभकर्णी वर्मा था। प्रारंभिक राजधानी कुलाल था, बाद में तत्काल हो गया। तो ये चीज है, तो ये प्रमुख वंश है। अगला हम लोग देखते हैं काकती वंश। इसी में तो इसका संस्थापक बीटा वन था, यह प्रथम ना, वन नहीं, हम लोग दूसरे चले गए। और इसकी राजधानी देखें तो अमकोंड था पहले, और बाद में क्या हो गया? वारंगल। इसके सबसे शक्तिशाली शासकों में हम लोग देखें तो गणपति था, और इसी की बेटी थी रुद्रमा देवी। आपने फिल्म देखा होगा रुद्रमा देवी। जो रुद्रमा देवी, उसका कोई पुत्र नहीं होने के कारण क्या होता है, जो गणेश पति का कोई पुत्र नहीं होता, तो अपनी बेटी को ही ऐसे रखता है वो, कि उसको राजकुमार समझा जाता है, और वो अपने आप को रिवील नहीं करता कि वो क्या है, महिला है, ऐसे करके। तो रुद्रमा देवी, इसके बारे में फिल्म भी बना है, तो वही है ये रुद्रमा देवी। इसके अंतिम शासक प्रकाश प्रताप रुद्र हुए, और ये लोग उपाधि धारण करते थे राय गज केसरी। देखो ये राय गज केसरी किन्होंने धारण किया था? रुद्रमा देवी ने। और दया गज केसरी प्रताप रुद्र ने। तो ऐसे करके इनका नाम होता था। तो अंतिम शासक प्रताप रुद्र थे। तो रुद्रमा देवी ने भी शासन किया था, मतलब सत्ता किया था ही, मतलब यहाँ पर इसके हिसाब से 20-30 साल तो शासन की ही रही होगी, ऐसा करके। आगे हम लोग देखते हैं सीमावर्ती और राजपूत वंश। अब राजपूतों का वंश हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले राजपूतों में पाल वंश आता है। और पाल, तो पाल है, तो इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल। और इनकी राजधानी कौन था? मुंगेर, जो वर्तमान में कहा है, बिहार में। और ये लोग किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को। तो इनके महत्वपूर्ण शासकों में देखें तो धर्मपाल था, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, उसके संस्थापक थे। और देवपाल प्रमुख था, तो उदंतपुरी का प्रसिद्ध बौद्ध मठ इन्होंने ही बनवाया था, देव। और इनका महत्वपूर्ण हम लोग देखें तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष था वो किसमें था? तो कन्नौज पर प्रभाव था इनका, है ना। त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज पर इधर त्रिपक्षीय हम लोग संघर्ष देखेंगे आगे, महत्वपूर्ण योगदान था। और सोमपुर महाविहार निर्माण धर्मपाल नहीं करवाया था। और जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने हेतु 5 गांव दान दिए थे। और गौड़ी रीति का विकास हुआ इसी समय। बौद्ध शिक्षा और संस्कृति का ये लोग संरक्षण दिए। कौन लोग? तो पाल वंश के लोग। फिर आगे हुआ सेन वंश। ये सेन वंश क्या है? इसके जो है वो सामंत सेन इन्होंने किया। ये इनकी जो है 12वीं से 13वीं शताब्दी तक इनका रहा। और लखनऊती इनके प्रमुख शासक विजय सेन और लक्ष्मण सेन, ये लोग मुख्य शासक हुए। ये किस धर्म को मानते थे? तो शैव। इसमें हम लोग राजा देखते हैं और इनके योगदान देखते हैं। तो प्रथम जो शासक हुए स्वतंत्र शासक ये, और प्रद्युम्नेश्वर मंदिर देवपाड़ा में निर्माण करवाया। और बल्लाल सेन, तो इन्होंने ग्रंथ दान सागर और अद्भुत सागर की रचना करवाया। लक्ष्मण सेन के बारे में देखें तो अद्भुत सागर को पूर्ण किया, जो बल्लाल सेन ने शुरू किया था। और इसके दरबार में ही जयदेव थे, जो क्या की रचना किए? गीत गोविंद का। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारा जो ये वंश है, तो जयदेव, और जयदेव किसके दरबार में थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। और जयदेव ने क्या रचना किया है? तो गीत गोविंद। और इसमें हम लोग देखते हैं तो ये प्रथम राजवंश था जिसने अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्होंने सेन वंश में। और बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? यही था लक्ष्मण सेन। आगे हम लोग देखते हैं कश्मीर के राजवंश। और इसमें
कारकोट वंश, उत्पल वंश, मतलब इनमें छोटी छोटी चीजें कोई है ना। जैसे ऊपर में हम लोग देखे जयदेव किसके दरबारी कवि थे, तो लक्ष्मण सेन के, सेन वंश के। तो ये चीज ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जिसको पता होना चाहिए, बाकी तो ज्यादा उतना नहीं है। जैसे इसी का संस्थापक ये देख लेंगे, मार्तंड मंदिर का निर्माण, ये उतना अभी तक पेपर में तो नहीं आया है। और इसी प्रकार से उत्पल वंश है, अवंती वर्मन है, तो अवंती नगर की स्थापना की है। ये कुछ चीज है। लोहार वंश है, तो संग्राम राज ने इसकी स्थापना किया था। ये सभी चीज, और अंतिम शासक इसके जय सिंह थे। अगला और है, तो ये छोटी छोटी चीज है। इसमें से सबसे जो प्रमुख है हमारा, ये है गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, नागभट्ट प्रथम थे इसका, और ये मालवा में शासक थे, और इसके प्रमुख शासक मिहिर भोज, और राजधानी कौन था, कन्नौज। और ये विष्णु के भक्त थे, उपाधि क्या करते थे, आदि बराह का, और राजशेखर इनके क्या थे, दरबारी कवि था। तो ऐसे करके, और इसी प्रकार से फिर तोमर वंश हुआ। तो तोमर वंश का क्या था, अनंगपाल थे संस्थापक, और दिल्ली नगर की स्थापना 11वीं सदी के मध्य में हुआ, मतलब किया इन्होंने। तो देखो दिल्ली नगर की स्थापना किया 11वीं सदी में। अभी तक हम लोग कहीं भी पढ़े हैं तो इतिहास में यहाँ से पहले दिल्ली का नाम नहीं आया था, है ना। तो यहाँ से फिर ये दिल्ली की स्थापना हुआ। इसके अंतिम शासक अलाउद्दीन खिजली के सेनापति नसरत खां और उलूग खां द्वारा मालवा पर अधिकार कर लिया गया, मतलब ये अंतिम शासक थे। और आगे है चौहान वंश। तो चौहान वंश में भी देखते हैं हम, इसके संस्थापक कौन थे, वासुदेव। इसकी प्रारंभिक राजधानी अहिच्छन, और बाद में इसकी राजधानी क्या हो गया, अजमेर। इसके राज में देखे तो विग्रह राज, ये विग्रह राज चतुर्थ, तो और भी रहे होंगे, ये सब रहे। और सोमदेव इसके राज कवि थे। और 2.5 दिन का झोपड़ा, बाद में इसी को क्या बना दिया गया, इसको मस्जिद बना दिया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया गया था उसको। और यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय भी इसके क्या रहा, अंतिम शासक। और इसी में चौहान वंश में ही पृथ्वीराज चौहान भी थे। तो ये चीजें, और ये पृथ्वीराज वही कौन था, तृतीय ही था ना, पृथ्वीराज, जिसको आप केवल पृथ्वीराज बोलते हो। इसकी फिल्म है, इसके सीरियल है, सभी चीज, तो वास्तव में वो केवल पृथ्वीराज नहीं बल्कि कौन सा है, पृथ्वीराज तृतीय था। और यही जो है वो अंतिम सम्राट था, जिसको मोहम्मद गौरी ने हराकर इनका वध कर दिया था। जब तराइन का युद्ध हुआ तो इनमें 1191 में मोहम्मद गौरी की हार हुआ, लेकिन फिर अगले साल लड़ाई हुआ तो उसमें गौरी जीत गए, और पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उसकी आंखें वाखें निकाल दिया गया था, और फिर उनको मार दिया गया था। रणथंभौर के जैन मंदिर में इन्होंने उसके शिखर का निर्माण किया गया था। और इनके जो चारण कवि है चंद्रवर दाई, इन्होंने ही पृथ्वीराज रासव का रचना किया था। अगला हम लोग देखते हैं परमार वंश। तो परमार वंश के जो संस्थापक है वो उपेंद्र राज है। इसकी राजधानी धारानगरी, जो पहले उज्जैन था। और सबसे शक्तिशाली इसका राजा भोज। तो भोज के बारे में खास कर आता है, राजा भोज किस वंश से बिलोंग करते थे, तो परमार वंश से। और भोजपुर झील का निर्माण इन्होंने ही करवाया था, जिसे भोज ताल के नाम से जाना जाता है, जो आज की डेट में कहाँ पर है, भोपाल में। सरस्वती मंदिर और संस्कृत विद्यालय का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इनके विद्वान जो हम लोग देखें तो ये प्रमुख रूप से इनके दरबार में विद्वान थे, जिनका गणित, विज्ञान, वास्तु साहित्य में विशेष योगदान था। और इनको किस नाम से जाना जाता था, कविराज, राजा भोज को। आगे हम लोग देखते हैं चंदेल वंश। तो चंदेल वंश का शासक कहाँ पर था, बुंदेलखंड में। इनके संस्थापक नन्नुक थे। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर था, और बाद में कहाँ चला गया, खजुराहो चला गया। प्रथम और सबसे प्रतापी जो थे वो यशोवर्मन सबसे शक्तिशाली शासक हुए, और कन्नौज पर आक्रमण किया, और प्रतिहार राजा देवपाल को इन्होंने हराया था। तो ये भी आपको पता रहे। विष्णु प्रतिमा खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया इन्होंने। और फिर प्रमुख रूप से ये अन्य राजा हुए, और उनके कार्य बताया गया है कि कौन से हुए। तो कीर्तिवर्मन राज्य में कृष्ण मिश्र, ये प्रबोध चंद्रोदय, कीर्ति सागर जलाशय निर्माण कीर्तिवर्मन ने करवाया था। ये देखिए यहाँ पर इसका दिया है कि कीर्ति सागर जलाशय का निर्माण किन्होंने कराया था, तो कीर्तिवर्मन ने कराया था। और अंतिम शासक परमर्दी देव था, अलाउद्दीन ऐबक के अधीनता स्वीकार कर लिया गया था, और अजय देव द्वारा इसकी हत्या कर दिया गया था। आगे हम लोग देखते हैं सोलंकी वंश। तो ये कहाँ पर थे, गुजरात में थे। इसके मूड राज और ये
अनिलवाड़, ये इसका क्या था, राजधानी था। धर्म पहले क्या थे, तय थे, बाद में वैश्वा हो गए होंगे। इसका जो राजा हुआ वो भीम प्रथम, महमूद गजनी का सामना किया और सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया तो भीम प्रथम ही थे और जय सिंह सिंहराज प्रथम शक्तिशाली शासक और माउंट आबू पर मंडप और पूर्वजों की मूर्ति स्थापित किया। कुमारपाल जैन धर्म का अंतिम राजकीय प्रवर्तक था ये कुमारपाल। और इसका हम लोग देखें तो बौद्ध या सोलंकी वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था, भीम द्वितीय था। तो आपको इसमें एक चीज और जो उतने अच्छे से नहीं दिया गया है, लेकिन ये दिया है महमूद गजनवी के बारे में कि महमूद गजनवी ने क्या है, भारत पर 17 बार आक्रमण किया और जब उन्होंने सोमनाथ को लूटा 1025 के आसपास, तब उसी समय इसका सामना किससे हुआ था, इन्होंने भीम द्वितीय ने इनका सामना किया था। सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण हुआ था, उसको लूटा गया था। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। भीम प्रथम। बघेल वंश है, ये भी गुजरात के हैं। तो ये कलचुरी वंश अब आता है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम। कलचुरी वंश मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में ये लोग शासन करते थे और इसका जो संस्थापक है कुक्कल देव, और इसकी राजधानी कहाँ हुआ करता था, त्रिपुरी। और इसके प्रमुख शासन में गांगे देव, कर्ण देव ये थे और ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे और स्वर्ण का सिक्कों का भी आरंभ करवाए थे। और ये कर्ण देव इन्होंने कलिंग विजय प्राप्त किया और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किए थे। और कलचुरी वंश सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला एक वंश है, ये भी आपको ध्यान रखना। राजशेखर दरबार में निवास करते थे, कवि थे। सिसोदिया वंश है, तो ये कहाँ से संबंधित है, मेवाड़ से। और इसके राजवंश का नाम क्या है, सूर्यवंशी। इनका जो राजधानी हो चित्तौड़ है। और देखो सिसोदिया वंश, तो ये राणा कुंभा के बारे में आपने सुना होगा। इन्होंने ही वहां पर जो चित्तौड़गढ़ में जो किला है वहां पर विजय स्तंभ का इन्होंने निर्माण करवाया था, राणा कुंभा। और उसका जो पुत्र है वो राणा सांगा। खतौली युद्ध हुआ था 1518 में इब्राहिम लोदी के साथ। और मेवाड़ की रक्षा और सामरिक पराक्रम के लिए इनको जाना जाता है। तो जो सिसोदिया वंश है, मतलब जो वहां पर बना हुआ है, वो इन्हीं ने बनवाया था विजय स्तंभ। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ये हमारा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश और साथ में सीमावर्ती राज्यों का जो राजपूत वंश है वो हमारा खत्म होता है। और इस प्रकार से हमने अपना संपूर्ण जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर लिया है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करिए। साथ में आगे और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।